हेलो। आवाज़ सही आ रही है ना? चलिए चलिए, सही आ रही है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आ रही है। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास माय फ्रेंड्स। सो हियर वी गो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 66। क्या फ़र्क है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में? फ़र्क है। बायबैक जो होता है उसमें बायबैक जो होता है उसमें कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स को जो है राइट दे सकती है कि आप जो है, आपके पास ऑप्शन है, आप देना चाहें तो अपने शेयर वापस कर सकते हैं, हम लोग खरीदेंगे। और उन क्लास ऑफ शेयर्स के लिए, उन शेयर होल्डर्स के लिए जो एग्री करते हैं, उन्हें एक प्राइस जो कंपनी ने फिक्स करी होती है उस पर उनके शेयर्स कंपनी खरीद लेती है, वापस खरीद लेती है। तो वो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उससे जुड़ा हुआ जो है ये कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और ये जो है ये सभी के साथ होता है, किसी एक दो के साथ नहीं होता। जिनके पास ऑप्शन है वो अगर करना चाहे तो करें, ऐसा नहीं होता, सबके साथ होगा, कंपलसरी होगा। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए हाँ, डेफिनेटली आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेंगे, वो सब तो आप काम करेंगे। बट ये सभी के साथ होगा। और ऐसा होगा, मान लेते हैं कि 10 रुपये पर शेयर का जो है शेयर आ रहा है, 10 रुपीज़ पर शेयर का जो है शेयर आ रहा है। आप कहना चाहते हैं यार ये जो 10 रुपये पर शेयर है ना, इसको मैं 8 रुपये पर शेयर कर देता हूँ। तो आपने फेस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया 2 रुपये से। शेयर अभी भी उतने हैं, आपने सिर्फ 2 रुपये से रिड्यूस कर दिया और सभी के लिए कर दिया। और जो एक्सेस मनी था उसको आपने वापस कर दिया, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंड्स थे। देयरफॉर यू हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न आ रहा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इमेजिन करें कि आपके बिजनेस में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। यहाँ पर आपकी जो है 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आ रही है, हालांकि 5 लाख रुपए के एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ रहे हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होएगा जो इसकी भरपाई कर पाए। एंड यू थिंक दैट द बैलेंस शीट इज ओवर स्टेटेड, लाइक 20 लाख रुपीज कैपिटल, 5 लाख रुपीज फिर नेगेटिव करके दिखाते हैं रिजर्व सरप्लस में। एंड यू आर थिंकिंग टू एडजस्ट दिस एक्यूमुलेटेड लॉसेज विद द पेड अप शेयर कैपिटल, और इन अदर वर्ड्स यू आर जस्ट थिंकिंग टू रिड्यूस द पेड अप शेयर कैपिटल बाय 5 लाख रुपीज टू मेक इट 15 लाख। और ये जो है इसको भी आप हटाना चाहते हैं। तो आपका क्या होगा कि 20 लाख की कैपिटल और 5 लाख का एक्यूमुलेटेड लॉस नेगेटिव आने के बजाय सीधी कैपिटल जो है 15 लाख की आएगी। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए जो है कर सकते हैं अ काइंड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एसेट जो है उनकी वैल्यू नहीं है, डाउटफुल वैल्यू है जो एसेट आ रहे हैं बैलेंस शीट में इस साइड पे। एंड यू थिंक कि नहीं यार, इतनी वैल्यू जो है रिप्रेजेंट नहीं करती जो हमने कैपिटल में जो लगाया है, हमने शेयर कैपिटल को एसेट खरीदने में। एसेट की जो वैल्यू है एक्चुअली में बहुत कम हो चुकी है। सो यू कैन डायरेक्टली रिड्यूस योर कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग। अदर इज यू हैव एक्सेस मनी एंड यू वांट टू रिटर्न दैट टू द शेयर होल्डर्स, अ पार्ट ऑफ द मनी, लाइक 10 रुपये पर शेयर आ रहे हैं। आपने कहा चलो 8 रुपये पर शेयर जो है हम कर लेते हैं कैपिटल, पूरा पेडअप था, फुल्ली पेडअप था, एंड यू जस्ट रिटर्न 2 रुपीज़ पर शेयर टू द शेयर होल्डर्स। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल। एक और ये हो सकती है कि 10 रुपये पर शेयर का शेयर है और आपने जो है 8 रुपये जो है पेडअप है, तो 2 रुपये तो पेडअप ही नहीं है, एंड यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल बाय 2 रुपीज़। सो ये भी हो सकता है कि भाई 10 रुपये का था शेयर, आपने उसको 8 रुपये का ही कर दिया, 8 रुपये पेडअप था तो अब फुल्ली पेडअप हो गया। देर आर डिफरेंट रीजंस वाई पीपल रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल, वाई ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल। और ठीक है, डिपेंड करता है यार, सबका अपना अपना होता है। जो रीज़न है उस रीज़न के बेस पर जो है रिड्यूस किया जाता है। सेक्शन 66 जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से ही डील करता है। ये क्या कहता है कि आपको जो है पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वहाँ आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस किस मैनर में होगा, क्या क्या रिड्यूस हो सकता है, वो नीचे दे रखा है। आप चाहें तो जो है अपनी लाइबिलिटी को जो है एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जो पेड अप नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया ऊपर। आप कैंसिल कर सकते हैं कोई पेड अप शेयर कैपिटल है क्योंकि दैट इज अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स। आप पे ऑफ कर सकते हैं कोई पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 10 रुपये का पेड अप है, आपने 8 रुपये पेड अप बना दिया, 2 रुपये रिड्यूस कर दिया, एंड डेफिनेटली यू विल मॉडिफाई योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने डिपॉजिट लिया हुआ है पब्लिक से और उस पैसे को आपने जो है रिटर्न नहीं किया है, या उसका इंटरेस्ट जो है उसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, उस केस में जो है आप नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप जो है रिडक्शन जो है, रिडक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ें जो है आपको इंश्योर करनी पड़ती है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
इशू ऑफ नोटिस फ्रॉम ट्राइब्यूनल। आप जो है ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ट्राइब्यूनल जो है वो सबको इन्फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि रीजनल डायरेक्टर को इस केस में, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, और जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिसकी लिस्ट आपने दी होगी उन सभी को जो है रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए, अपनी रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए। और जो ये लोग जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे वो 3 महीने में दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन रिसीव नहीं होती तो माना जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्शन इन लोगों को नहीं है। यानी जो कंपनी का प्रपोजल है रिड्यूस करने का, आपने जो है ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने जो है सब लोगों से जो है कंफर्मेशन मांगी, रिप्रेजेंटेशन मांगी, 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने हो गए, ऑब्जेक्शन नहीं आई, कोई बात नहीं, माना जाएगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद जो है ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसको लगता है इट इज़ सेटिस्फाइड कि जो कंपनी के डेट हैं, जो क्लेम्स हैं, वो जो है कंपनी डिस्चार्ज कर सकती है, सिक्योर्ड करे हुए हैं, या क्रेडिटर्स ने अपनी जो है कंसेंट दी हुई है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस भी कर रही है बाय सर्टेन अमाउंट, फेस वैल्यू को रिड्यूस भी कर रहे हैं, तो कंपनी कहेगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन अगर आपको करनी है, आप दे रहे हैं, तो आप वो तभी कर सकते हैं जब आप इसका जो ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करें, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 133। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एंट्रियां होती है वो आपको ऑलरेडी पता होगी, अकाउंटेंसी में आप सीखेंगे। अगर आपका इरादा गलत है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कुछ गलत दिखाना है, मैनिपुलेट करना है, उस इरादे से अगर आप आएंगे तो आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ नहीं होगा। आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। और कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप जो है कंपनी के ऑडिटर से जो है सर्टिफिकेट जो है लाकर ट्राइब्यूनल में सबमिट कर सकते हैं, तब जो है आपको जो है सैंक्शन मिल सकती है। जो भी रिडक्शन का जो है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का जो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा वो कंपनी जो है पब्लिश करेगी जिस मैनर में ट्राइब्यूनल ने बोला है। वेबसाइट पे डालना है, न्यूज़पेपर में डालना है, जहाँ भी डालना है, ट्राइब्यूनल जैसे बोलेगा, जो ऑर्डर लिखेगा वैसे जो है कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा। अब जब ऑर्डर आ गया रिडक्शन की, आपको अप्रूवल मिल गई, तो आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, सर्टिफाइड कॉपी जो ऑर्डर की है वो रजिस्ट्रार के पास आप सबमिट करेंगे, और साथ में जो मिनट्स हैं जो ट्राइब्यूनल ने अप्रूव करे हैं उस मिनट्स में जो है ये चीज़ें लिखी होगी, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, और अमाउंट एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप ऑन ईच शेयर, यानी जो भी है सारी डिटेल लिखी होगी। वो डिटेल के साथ आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, सर्टिफिकेट की कॉपी जो अप्रूव किया है, और आपकी करेंट शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, और अमाउंट ऑफ ईच शेयर, पेड अप अमाउंट ऑन ईच शेयर, वो सब जो है आप सबमिट कर देंगे। ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की है, बायबैक पर ये अप्लाई नहीं करेगी। बायबैक पर जो है सेक्शन 68 अप्लाई करेगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू का शेयर आ रहा है जिसपे 8 रुपये पेड अप है। कंपनी क्या करती है, 10 रुपये पर शेयर को जो है 8 रुपये बना देती है। आपको पता होगा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है उसमें होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी और शेयर होल्डर ने 2 रुपये पर शेयर नहीं दिए हुए तो हम उनसे मांग सकते हैं। दे विल बी लायबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अगर किसी शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, और शेयर होल्डर ने 10 रुपये पर शेयर जो है दिए हुए हैं, कंपनी बर्बाद हो जाए, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, शेयर होल्डर इज अ सेपरेट पर्सन, मेंबर इज अ सेपरेट पर्सन, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे कंपनी में पूरे लगाए हुए हैं वही डूबेंगे, ये चीज़ आपको पता होगी। हालांकि अगर उसने पूरे पैसे नहीं दिए कैपिटल के तो वो उससे मांगे जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी ने अगर कॉल नहीं करे तो भी मांगे जा सकते हैं। अब यहाँ कंपनी जो है 10 रुपये वाले को ही 8 रुपये बना रही है, इसका मतलब कि फ्यूचर में जो है कभी कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अब तो 8 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर बन गए और 8 रुपये पेड अप है, तो शेयर होल्डर से हम और पैसा तो मांग ही नहीं सकते। उस केस में जो है मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ लिखा है, मेंबर ऑफ अ कंपनी पास्ट हो प्रेजेंट हो शेल नॉट बी लाइबल टू एनी कॉल और कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम exceeding the amount of the difference between the amount paid up on shares or reduced amount which is deemed to have been paid and the amount of shares fixed by the order of reduction। क्या मतलब हो गया इसका, कि मान लेते हैं 10 रुपये पर शेयर है और 8 रुपये पर शेयर आपने पेड अप है,
आप रिडक्शन का ऑर्डर लेकर आते हैं तो 9 रुपये पर शेयर हो गया, रिड्यूस कर दिया आपने, रिड्यूस करा दिया 1 रुपये पर शेयर से। तो जब आपने रिड्यूस करा दिया तो जो अमाउंट ऑफ शेयर्स है फिक्स्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, तो यह शेयर की अमाउंट जो है फिक्स करी गई है 9 रुपये पर शेयर, और अमाउंट पेड ऑन शेयर्स है 8 रुपये पर शेयर। तो मेंबर की लाइबिलिटी अब 1 रुपये की रह गई। रिडक्शन नहीं था, रिडक्शन नहीं होता तो 2 रुपये पर शेयर की लाइबिलिटी बाकी रहती कि भाई पैसे देने बाकी हैं, अभी कॉल करेंगे पैसा देना पड़ेगा। पर अब जो है आपने रिड्यूस कर दिया तो मेंबर की उतने से लाइबिलिटी कम हो गई एक तरह से, और क्या। हालांकि अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी गई है तो मेंबर को लायबल ठहराया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर वो हम जानेंगे। इन केस वेयर क्रेडिटर इज एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट, जहां पर क्रेडिटर एंटाइटल था कि भाई उसको जो है नोटिस मिलना चाहिए था, राइट, उसको जो है नोटिस मिलना चाहिए था, पर दैट इज नॉट एंटेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। आफ्टर सच रिडक्शन द कंपनीज कमिट्स अ डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब उसको नोटिस नहीं मिला, इग्नोर कर दिया गया, वो मतलब इग्नोरेंस मतलब उसको प्रोसीडिंग का पता नहीं था, ऐसे चल रही है कंपनी रिडक्शन के लिए डाल रही है, उसे नोटिस दिया नहीं, लिस्ट में शामिल नहीं करा, एंटाइटल था उसके बाद भी जो है नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे बताओ। उस केस में एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर रिडक्शन shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced winding up on the date immediately before the said date। मतलब ये हो गया कि 10 रुपये का पर शेयर आ रहा है, आपने रिक्वेस्ट डाली मुझे 8 रुपये पर शेयर करना है। अब आपने अगर क्रेडिटर से इन्फॉर्म कर दिया, सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया और सबने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी तो दिक्कत नहीं है, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी ऑर्डर आने के बाद, और उसके बाद आप 8 रुपये पर शेयर के लिए लाइबल होंगे और 8 रुपये आपने दिए हैं तो आपकी और कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। पर किसी क्रेडिटर का नाम छूट गया, उसे इग्नोर कर दिया, वो इग्नोरेंस में था कि भाई मुझे पता ही नहीं ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है। अब उस केस में बाद में अगर आप उसका डेट नहीं दे पाते, यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है ना, कंपनी डिफॉल्ट कर देती है अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मतलब रीपेमेंट नहीं कर पाती, वट एवर द थिंग में भी, और इस क्रेडिटर को हमने बताया भी नहीं, और इस क्रेडिटर को जो है आप पैसा नहीं दे पाते हैं, तो जो ये यहाँ पर रिड्यूस करा है 2 रुपये पर शेयर, यहाँ तक के लिए आप मैक्सिमम लाइबल हो सकते हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर के लिए आप लाइबल हो सकते हैं, क्योंकि इस क्रेडिटर की सहमति नहीं थी और इसका जो है आपने डिफॉल्ट कर दिया पैसा देने में, राइट, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और आपने जो है डिफॉल्ट कर दिया। इफ़ द कंपनी इज वाउंड अप द ट्राइब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी सच क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ इज इग्नोरेंस कि भाई मेरे को तो ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं, सेटल कर सकता है लिस्ट ऑफ पर्सन सो लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, एनफोर्स कर सकता है कि भाई पैसे दो आप और कंट्रीब्यूट करो, सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आपका रिडक्शन हो जाता है तो कोई लाइबिलिटी नहीं, पर अगर किसी क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो उसने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्रूफ देता है भाई मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, और अगर आप उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो फिर आप जो है लाइबल हो सकते हैं, जितना रिडक्शन किया है कैपिटल का उतने रुपए से जो है आप लाइबल हो सकते हैं मैक्सिमम। ये हो सकता है कि उससे आपने 1 करोड़ का डेट लिया हो, 20 करोड़ का डेट लिया हो, हमें नहीं मतलब, ये नहीं कह रहे कि इसमें आपको 20 करोड़ देने पड़ेंगे, फिर नहीं, अगर आपने रिडक्शन नहीं करी होती तो मैक्सिमम आपको कितना देना पड़ता, 2 रुपये पर शेयर, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 8 रुपये पेड अप है, 2 रुपये पर शेयर आपको देना पड़ता, तो मैक्सिमम उतना ही देना पड़ेगा। इन केस उस क्रेडिटर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी पहुंची आपके रिडक्शन की और उस वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया, तो मैक्सिमम आपको उतना ही देना पड़ सकता है जो आपको देना पड़ता अगर कंपनी उसी पॉइंट पर वाइंड अप हो जाती जिस दिन आप जो है रिडक्शन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो होते हैं, जो वाइंडिंग अप के टाइम जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अनपेड अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि भैया हाँ अनपेड है, अभी तक 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 8 रुपये 7 रुपये पेड अप है, तो वाइंड अप हो रही है कंपनी तो 3 रुपये लाने पड़ेंगे अपनी जेब से क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। वो आपस में कैसे भी जो है सेटल कर सकते हैं कि भाई तेरे बदले मैंने पहले पैसे दे दिए अब तू मुझे दे दे, तो वो आपस में जो है सेटलमेंट हो सकती है, उनके राइट्स में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर किसी इंसान ने, ऑफिसर ने जो है नोइंगली कंसील द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर, जानबूझकर जो है क्रेडिटर का नाम नहीं दिया, मिस रिप्रेजेंट करा नेचर अमाउंट ऑफ डेट और क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर, और कंसील करा, मिस रिप्रेजेंट करा, चीज़ों को छुपाया, तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड के चार्ज लगेंगे, फ्रॉड के चार्ज लगेंगे। और अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन तो उस पर जो है पनिशेबल ऑफेंस है, 1 लाख रुपए से जो है 25 लाख रुपीस तक लग सकता है।
पनिशेबल विद अ फाइन लग सकता है, और जो उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 साल तक की, या 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। प्लस अगर कंपनी सबसेक्शन 4 का कंप्लायंस नहीं करती, और सबसेक्शन 4 के मैं बता देता हूँ, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पब्लिश नहीं करती है, उस केस में जो है यहाँ लिखा हुआ है ट्राइब्यूनल का ऑर्डर अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे, ऑर्डर जैसे ट्राइब्यूनल ने बोला है वेबसाइट पे लगाओ, पब्लिश करो, जो भी है, आप नहीं करेंगे तो आप 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट टू परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। आपका जो है सेक्शन 67 एक नया सेक्शन आ रहा है, वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट टू परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। यानी कंपनी जो है खुद तो शेयर नहीं ले सकती अपने, जब तक उसने रूल्स को कंप्लाई ना किया हो। अब कंपनी सोचती है यार मैं किसी को पैसे देती हूँ और उससे जो है अपने शेयर बाय करवा लेती हूँ, तो वो चीज़ भी नहीं चलेगी, राइट, वो चीज़ भी नहीं चलेगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले बता देता हूँ एक चीज़ कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, और उसकी जो बोरोइंग्स है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या फिर ट्वाइस इट्स पेड अप कैपिटल नहीं है, विच एवर इज लोअर, मतलब दोनों से ज़्यादा नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल से डबल नहीं होनी चाहिए, साथ में 50 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी ने डिफ़ॉल्ट ना किया हो रीपेमेंट के टाइम, तो वो सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट ना किया हो, बेसिकली डिले हो सकता है, फिर आप इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह दो, जो भी है डिले हो सकता है, बट डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपने दिया ही नहीं पैसा, तो वो नहीं होना चाहिए। बस यही है, यही है। और सेम ही चीज़ जो है IFSC कंपनीज पर लगती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनीज IFSC, इन पर भी लगती है, और इनके लिए भी जो है सेक्शन 67 अप्लाई नहीं करता है, प्रोवाइडेड वही सारी कंडीशंस फॉलो हो जो एक प्राइवेट कंपनी के लिए लगती है। मोटा मोटी वही है। ये सेक्शन कहता है कि जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी, और उसकी शेयर कैपिटल भी है, वो अपने शेयर्स बाय नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल उसने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजंस को कंप्लाई ना किया हो। नो पब्लिक कंपनी शैल गिव वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली और वेदर बाय वे ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस for the purpose or in connection with a purchase made or to be made by any person for any shares of the company or its holding company। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी अपने शेयर्स या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है। जो बैंकिंग कंपनी है उसका तो काम ही लोन देने का है, तो वो लोन दे सकती है। अब जिस बंदे को लोन दिया है उस लोन से वो जो कंपनी है और उसकी जो हेड कंपनी है वो तो उसके शेयर खरीद सकता है, तो बैंकिंग कंपनी का तो काम ही लोन देने का है, उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। कंपनी ने जो है लेंडिंग ऑफ मनी के लिए, यानी पैसा देने के लिए एक रेजोल्यूशन पास तो करा है, ताकि जो लोग हैं वो उसकी कंपनी में या कंपनी की होल्डिंग कंपनी में शेयर परचेज कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बट दो शेयर शुड बी हेल्ड बाय द ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, और सच शेयर्स आर हेल्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए कंपनी लेंड कर सकती है, पैसा दे सकती है कि एम्प्लॉय शेयर्स परचेज करें, या फिर ट्रस्टीज जो हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो हैं आपके शेयर में सब्सक्राइब करें। तो वो जो है दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने जो है एडवांस दिया है, लोन दिया है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने जो है कंपनी के शेयर खरीद लिए। दूसरा कंपनी स्पेसिफिकली भी जो है अपना परचेज शेयर करने के लिए दे सकती है, बट ओनली फॉर एम्प्लॉयज एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। द गिविंग ऑफ लोन्स बाय अ कंपनी टू अ पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अदर देन इट्स डायरेक्टर्स or KMPs for an amount not exceeding their salary or wages for a period of 6 months with a view to enabling them to purchase or subscribe to the shares of the company or shares of the holding company। तो 6 महीने की जो वेजेस हैं, ये लिमिट लगा दी है, 6 महीने की जो वेजेस हैं उतना लोन एम्प्लॉयज़ को दिया जा सकता है कि वो कंपनी के शेयर्स ही परचेज कर लें। हालांकि इसका डिस्क्लोजर जो है आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। ये जो सेक्शन 67 है ये रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पर अप्लाई नहीं होगा। कहीं आप सोचेंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो वो भी तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, और उस पर भी जो है हम ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लें, ऑर्डर लगाएं और ये सारा हम काम झाम करें, तो प्रेफरेंस शेयर को तो रिडीम करना ही होता है। वो रिडीमेबल अगर हैं तो उन्हें रिडीम करना ही होगा। उस पर हम ना ही रिडक्शन के प्रोविज़न ना ही बायबैक के प्रोविज़न हम लगाएंगे। प्रेफरेंस शेयर में रिडेम्पशन होता है, ना कि बायबैक और रिडक्शन, वो नहीं होता है सर। रिडेम्पशन होता है वो कर सकते हैं आप। तो ये जो है मोटा मोटी जो है काम झाम है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हो गया है और ये भी हम कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन कराऊंगा और फिर मैं आपको डिबेंचर कराऊंगा। तो ये 2 क्लास का चैप्टर और बाकी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।